Welcome, dear student, to my YouTube channel. In this lecture, we are going to talk about the next chapter of the class 9th standard biology, which is energy flow in an ecosystem. ये काफ़ी conceptual chapter है. Means you need to pay attention a lot in this chapter. This is a one short lecture. Means we are going to cover the entire concept of this chapter in a single one lecture. So this is me, NBN Pandey, who is going to take your lecture. So in this lecture we are going to talk about mainly 3 points: food chain and food web, the energy pyramid and biogeochemical cycle. मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता किसी सिंगल टॉपिक पे, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम्स आ गए हैं और इस टाइम पे अगर आप एक वीडियो देखोगे वही इनफ है आपके लिए, और आप बुक्स पढ़ें और क्वेश्चंस करें. सो let us begin. So energy flow in an ecosystem. The first question in the textbook is asking what is means by ecosystem. In ecosystem means क्या होता है? Ecosystem is the is basically a system where biotic and abiotic thing interact with each other. ठीक है. So what is the proper definition is कि एक ecosystem वो होता है जिसमें एक जीवित जीव, मतलब एक जिंदा व्यक्ति एक अजीवित चीज़ से इंटरेक्शन करे, मतलब आदान प्रदान करे, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे एग्जांपल, मैं इस रूम में बैठा हूँ तो ये रूम में बैठना मेरा इंटरेक्शन है, मैं बायोटिक चीज़ हूँ, ये रूम एबायोटिक चीज़ है, मतलब अजीवित है, और हम दोनों के इंटरेक्शन से एक इकोसिस्टम बनना है. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो देयर आर एन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. जैसे एक मेरे घर के बाहर एक चिड़िया है, बेसिकली उसने घर बना के रखा है. तो घर और वो चिड़िया बेसिकली इट इज़ इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकनेक्शन इज देयर. किसी द बर्ड इज लिविंग इन माई हाउस बाय द फॉर्म ऑफ बाय मेकिंग नेस्ट. तो मतलब घोंसला उसका मेरे घर के सामने है, मेरे घर के ऊपर है, तो घोंसला बना के रहना वो इंटरेक्शन है उस बायोटिक चीज़ का. मतलब वो चिड़िया बायोटिक है, जिंदा है, जीवित जीव है, और मेरा घर नॉन लिविंग थिंग है, तो वो इकोसिस्टम बन गया. ठीक है. तो ये हो गया इकोसिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? मतलब देयर आर मेनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम. वी कैन कंसीडर एन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. सो द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज आवर अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. वट आई एम सेइंग इज़ कि अभी तक हमने धरती के बाहर किधर भी जीवन देखा नहीं, तो इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि किधर और जीवन प्रेजेंट है. तो बायोटिक कंटेंट इज ओनली बेसिकली limited to earth. So the earth is the largest ecosystem. So the necessity is there must be a biotic thing which is interacting to abiotic thing in order to form a ecosystem. So that's why the largest ecosystem is our earth. This question is maybe asked in your examination, so be focused on this question और प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन. सेकेंड इज हाउ डू इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. तो मैंने इंटरेक्शन के बारे में पहले ही बताया था. जैसे कि मैं इस रूम में बैठा हूँ तो बैठना मेरा इंटरेक्शन है इस रूम के साथ, और मैं ये दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं. देन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक. सो अपने क्लास 8 में या फिर प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस आधार पे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कि वो किस तरीके से खाना लेते हैं. जैसे अगर प्रोड्यूसर है, जैसे प्लांट है, अगर प्लांट क्या होता है बेसिकली सन से एनर्जी लेता है. ठीक है. तो सन से एनर्जी लेता है और बाकी सबको देता है. सो वो बेसिकली एक प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, मतलब सन से एनर्जी लेना, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से, और देन अपने उसको कोई खाता है तो उससे एनर्जी लेता है. तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ प्रोड्यूसर. देन जो आएगा काऊ बफेलो ये आएंगे और पौधे को खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे. सो दे आर कंज्यूमर्स, दे आर बेसिकली यूजिंग प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड एंड टेकिंग इट एज ए फूड. मतलब सो प्रोड्यूसर को एज अ खाने के तौर पे काऊ खाती है. देन काऊ को अगर बेसिकली लॉयन खा लिया, सो वो क्या बन जाएगा? एपेक्स कंज्यूमर. द काउ वॉज कंज्यूमर एंड द लायन विच इज़ ईटिंग द काउ इज नाउ बिकम द एपेक्स कंज्यूमर, उसके ऊपर का कंज्यूमर. अभी वो लायन मर गया और गिद्ध ने खाया उसको. सो गिद्ध द वल्चर हैज़ ईटन द लायन. सो वट ही इज डूइंग इज बेसिकली ईटिंग द डेड लायन. द थिंग इज ही द वल्चर इज ईटिंग डेड लायन. डेड लायन मीन्स इट इज़ डेथ, मतलब वो मरा हुआ अगर शेर खा सकता है. सो क्या हुआ? सेप्रोफाइट मीन्स वो डेड एनिमल को खा रहा है. तो सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ईट डेड ऑर्गेनिजम्स. देन डिकम्पोजर्स. देयर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर. डिकम्पोजर्स आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर नॉट लाइक अ big living organisms. They are basically microscopic organisms. What they do is decomposer basically decomposes the dead animal or dead or bioorganic matter and return the content to the nature. Means saprophytes are not going to return the nutrient to the nature, but decomposes the body and returns the entire nutrition to the mother nature. Now we are going to take this diagram which has given in your book. This says primary consumers are the consumers which basically take firstly eat the producers and
बिकम फूड फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मतलब ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और प्रोड्यूसर को खाने के बाद इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट, ये सब क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स है। बेसिकली ये क्या करेंगे, घास को खाएंगे और इनको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस एनिमल जो ये हर्बीवोरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, बेसिकली मैंने बोला ना प्लांट्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सो दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर, ठीक है। देन आते सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ऑमनिवोरस भी हो सकते हैं। सो ये क्या करते हैं, इन जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनको खाते हैं, जैसे फ्रॉग, आउल, फॉक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दीज कंज्यूमर्स आर यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको एज अ फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। Now the third category is apex or top carnivorous. Top carnivorous are the animals or are the organisms which basically eats the secondary consumer. Secondary consumer where carnivorous, तो ये secondary होंगे, जैसे tiger, lion. These consumer use herbivorous and carnivorous as their food. Means they can eat both. Herbivorous means the primary consumers which they are eating autotrophic plants or producers. So ये उनको भी खा सकते हैं. They have choice both. They can eat primary consumers as well as secondary consumers. Now the omnivorous are the, lie between secondary and primary consumers. They basically can eat both producers as well as they can eat other herbivorous animals. So humans, bear feed on herbivorous and carnivorous and producers. They can as I have said, they can eat both. Secondary consumers means carnivorous and primary consumers means herbivorous animals. So as well as they can eat vegetables like producers, plants. So these are the categorization on the basis of trophic level. Trophic level क्या होता है, बेसिकली ट्रॉपिक लेवल एक आगे चल के आपको है, आगे ही बताता हूँ, नहीं तो अभी बताऊँगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। अब फूड चेन को बताने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ पैडी फील्ड। पैडी फील्ड मीन्स जो आप गांव में जाओगे तो आप जो राइस का खेत होता है, राइस मतलब चावल का खेत, उसमें जब जाओगे तो उसमें कई सारे, जब उसमें पानी भरे जाते हैं तो कई सारे फ्रॉग्स आते हैं। उनको फ्रॉग को देख के स्नेक आता है और स्नेक को देख के ईगल आते हैं। मतलब फ्रॉग को स्नेक खाता है और फ्रॉग किसको देख के आता है, फ्रॉग देख के आता है बेसिकली जो टोड होता है। टोड मतलब जो ग्रास हॉपर होता है, मतलब आप लोग टोड हम लोग भी बोलते हैं, उसको ग्रास हॉपर भी बोलते हैं। तो ग्रास हॉपर को देख के आता है, वो ग्रास हॉपर को खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को बेसिकली ईगल खाती है और ईगल को कौन खाता है, डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ साइक्लिक पाथ विच यू आर सीइंग इज बेसिकली दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। दिस इज मेकिंग अ चेन, मतलब वन आफ्टर अनदर। इफ यू सीइंग इट, the grass is the primary producers, the grasshopper eats the grasses and it has eaten by the frog। मतलब पहले जो प्रोड्यूसर होता है मेन, जो सन से एनर्जी लेके बनाता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है, उसको बेसिकली ग्रासहॉपर खाता है। ग्रासहॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, एपेक्स कंज्यूमर बेसिकली ईगल, एंड ईगल को मरने के बाद कौन खाता है, डिकम्पोजर्स। तो दिस इज़ द कंप्लीट एग्जाम्पल। अब एक फूड वेब क्या होता है, समझो बात क्या है कि जब कई सारे एक इकोसिस्टम में कई सारे फूड चेन्स हैं और वो फूड चेन्स ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, तो कई जगह पे से अगर इंटरकनेक्टेड है तो एक फूड चेन फूड वेब बन जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, अब ये देखो, ये ग्रास हॉपर है, इसको डायरेक्टली अगर स्नेक नहीं मीन्स अगर ईगल खा ले तो, या फिर ग्रास हॉपर को आगे आके कोई और एनिमल खा ले, जैसे एक बर्ड खा ले और बर्ड को कोई बेसिकली स्नेक खा ले, स्नेक को बेसिकली ईगल खा ले, तो दीज मतलब ये काफ़ी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब 3-4 फूड चेन जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं किसी न किसी लिंक पे, तो बेसिकली फूड वेब बनाती हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं बताऊं, और एग्जांपल लेना भी वेस्ट है क्योंकि दिस इज़ अ वन शॉर्ट लेक्चर, सो आई थॉट यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द फूड वेब। सो next topic is explain the food chains of various ecosystem which you have studied last year. So food chains of various ecosystem which you have studied last year. So इसके लिए आप अपने 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए, और नहीं तो मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने पैडी फील्ड का एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में ये पैडी फील्ड का दिया ही है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि इफ़ यू सी लेट्स टेक योर 8th स्टैंडर्ड बुक, मतलब अपने आप 8th स्टैंडर्ड की बुक को रिफ़र कीजिए प्लीज़, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट, another good example of food web, matlab which give you a clear idea about food web. So if you take a insect means insect just like a grasshopper, the grasshopper may be eaten by a bird or may be eaten by a frog. So in these both way, a single insect can be
अ पार्ट ऑफ टू फूड चेन। जैसे कि अगर वो पहले बर्ड के दौरान ग्रासहॉपर को खा गया, ग्रासहॉपर को खा लिया उसने, बर्ड ने, और तो उसको अगर स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल खा लिया, तो अलग फूड चेन बन गई। देन एक फूड चेन ये बन सकती है कि ग्रासहॉपर को बेसिकली फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया, और देन बैक टू द सेप्रोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से दो चेन बन गए। अब दोनों चेन एक जगह पे लिंक्ड है, कौन से जगह पे लिंक्ड है? ग्रासहॉपर वाली जगह पे। सो दे आर इंटरकनेक्टेड, सो दे आर मेकिंग अ फूड चेन क्लस्टर। और जो फूड चेन क्लस्टर मतलब दोनों एक गठन जैसी बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है एक जगह पे, तो एक फूड वेब बना रहे हैं। दो फूड चेन मिलके एक वेब बनाते हैं। जैसे और भी कई सारे फूड चेन मिलके अलग अलग तरीके की फूड वेब बनाते हैं। ठीक है, सो इसको मैं रीड कर देता हूँ। एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने देखा ना कि वो जो ग्रास ऑपर है, दोनों दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रे बन सकता है। मतलब क्या बन सकता है? भोजन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट feed upon the leaves of various plant, but the same insect is the prey for different animal like frog, wall lizard and bird, etc. If this is shown in the figure, it will be formed what they have written is इंटरसिपेट वेब इनसाइड अ लीनियर फूड चेन। सो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे उसको तीन जानवर खा सकते हैं, एज अ इट में भी प्रे फॉर 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो 3 जगह पे कनेक्टेड हैं। तो उस जब वो कई सारे फूड चेन्स मिला के एक साथ अगर जोड़ी जाती हैं जब, तो उनको फूड वेब बोलते हैं। सो आई मे बी क्लियर। नेक्स्ट हम जाते हैं, make a list of various consumers of a ecosystem around you and classify them according to the nutrition. So do it by yourself. It may not be going to ask in your examination. So I am giving you a simple idea कि आपको क्या बताना है? मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम अराउंड यू एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब so the question which is asking the textbook is make a list of various consumers of ecosystem अराउंड यू एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है कि बेसिकली आप क्या करो, एक अपने आजू बाजू में देखो, जैसे इसमें एक पिक्चर में दिया है, और उस हिसाब से आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब उसके आधार पे कि वो पहले प्रोड्यूसर को खा के प्राइमरी कंज्यूमर बनना है, कि वो किसी कार्निवोरस की तरह दूसरे हार्बीवोरस को खा के सेकेंडरी कंज्यूमर बनना है, या फिर बेसिकली वो एक सेकेंड कार्निवोरस को खा के फिर कार्निवोरस को खा के एक एपेक्स कंज्यूमर बनना है। सो इसको आप अपने आजू बाजू में देखिए। देन दूसरी चीज़ बोलिए, पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन 7.2 कंस्ट्रक्ट ऑफ फूड वेब। दो पिक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूड वेब कैसे बनाते हैं, कि जैसे एक खरगोश को क्या कर सकता है? चीता डायरेक्ट खा सकता है, फिर खरगोश को बेसिकली खरगोश को ईगल खा सकता है, तो एपेक्स कंज्यूमर डायरेक्ट खा रहा है। फिर खरगोश को बेसिकली फॉक्स का है, फॉक्स को चीता का है। तो कई सारी फूड चेन्स बन सकती हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी। वही फूड चेन इंटरकनेक्शन जो होगा वो एक फूड वेब बनाएगा। तो इसको अपने आप ट्राई कीजिए अपने घर पे। ठीक है, सो इज द कंज्यूमर्स इन अ फूड वेब फिक्स्ड? मतलब ज़रूरी है कि कंज्यूमर फूड वेब में फिक्स्ड हो? हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली एक फूड वेब में कंज्यूमर फिक्सिंग हो। कंज्यूमर का नंबर बढ़ भी सकता है और कंज्यूमर का नंबर घट भी सकता है। What will be the effect on an ecosystem if only one type of organism is a form of food? मतलब अगर सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ फूड की तरह एग रहा है, देन क्या होगा? पॉपुलेशन बेसिकली कंज्यूमर्स की घट जाएगी, क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर के लिए कई सारे ऑर्गेनिज्म कंपटीशन कर रहे हैं। जस्ट लाइक एक मेडिकल सीट के लिए कई हज़ारों स्टूडेंट्स बेसिकली मेहनत कर रहे हैं। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग दैट मेडिकल सीट इज़ वेरी लो। सो दैट्स द थिंग, एज द सिंगल ऑर्गेनिज्म विल एक्ट एज फूड। अगर वो सिंगल ऑर्गेनिज्म एक फूड की तरह एक्ट कर रहा है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग एनी कंज्यूमर एज अ फूड टू दैट ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी लो। सो उसके कारण जो बेसिकली जो कंज्यूमर्स रहेंगे उनके जो नंबर्स होंगे वो घट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे मेक सम इंटरेस्टिंग। सो what is the balance? Why is balance or equilibrium is necessary in food web? बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी क्यों है एक फूड वेब में? जैसे कि अगर बेसिकली एक ही जैसे लॉयन नहीं सबको खा रहा है, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सबको अगर खा ले रहा है, सो बेसिकली लॉयन का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और बाकी सबका पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जिसके कारण बेसिकली अनबैलेंस इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब सब लोग एक जैसे नहीं रह पा रहे, किसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फेवरेबल इको फूड वेब नहीं है। तो देर मस्ट बी मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, जिस कारण बेसिकली सब जीव मतलब अपनी मेंटेन कर पाएँ पॉपुलेशन। मतलब सबका जो संख्या है निश्चित रहे, मतलब कोई घटे या फिर कोई बढ़े ना। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। मेक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन व्हाइल हैविंग अ मील एट होम। आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल ऑफ वेरियस फूड आइटम इन योर डिश एंड आइडेंटिफाई ओन लेवल इन द फूड चेन। मतलब क्या करो, अपने खाने में आप देखो कि बेसिकली
जो आप खाना खा रहे हो, तो उस हिसाब से आप कौन से बेसिकली फूड जो फूड लेवल है, मतलब फूड चेन है, उसमें किधर आप आ रहे हो। बेसिकली आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो। तो सो आई एम अ वेजिटेरियन, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स को ही खाता हूँ, तो आई एम अ प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे अगर कोई हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन हो, सो वो नॉन वेजिटेरियन थिंग्स खाएगा, तो बेसिकली वो इट में भी अ प्राइमरी कंज्यूमर, वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, और तो एज अ कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करेगा। अगर वो फल फ्रूट भी खा सकता है, वेजिटेबल्स भी खा सकता है, सो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, एक प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो आप देखिए आपका लेवल कौन सा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कि आप अगर वेजिटेरियन हो देन यू विल बी अ प्राइमरी कंज्यूमर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो देन यू विल बी एपेक्स कंज्यूमर, या फिर जो थर्ड लेवल होता है एपेक्स कंज्यूमर का, वो रहोगे आप। सो ये हमने देख लिया। देन आता है द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि हम लोग प्रोड्यूसर से, प्लांट से पूरा एपेक्स, मतलब एपेक्स कार्निवोरस, और कार्निवोरस से फिर डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स तक जाते हैं। तो ये जो अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करें तो एक पिरामिड बनता है, जैसे ये बुक में अपने दिखा है, ठीक है। सो वट हैज़ बीन गिवन कि ट्रॉपिक द एनर्जी पिरामिड, फर्स्ट टॉपिक इज द ट्रॉपिक लेवल, ईच लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। जैसे एक फूड चेन मैंने बताई थी ना कि बेसिकली प्लांट को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा, कार्निवोरस को कार्निवोरस, बस इधर कार्निवोरस तक ही बेसिकली साइकिल को एंड कर दिया गया है। और कार्निवोरस के ऊपर ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस के पास दोनों चॉइस है, ही और शी में भी कार्निवोरस और हर्बीवोरस। सो जैसे कि तो हर एक जो लेवल है, जैसे प्रोड्यूसर का एक लेवल है, देन हर्बीवोरस का जो फूड चेन में हर्बीवोरस सबसे पहले आता है, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर होता है लेकिन हर्बीवोरस फर्स्ट कंज्यूमर होता है, तो उसको फर्स्ट एज अ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दिया है। देन हर्बीवोरस को जो खाता है वो कार्निवोरस है, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फूड चेन में सेकंड नंबर पे आता है ना, फर्स्ट नंबरस। और इसको अगर हम देखें प्लांट को, तो प्लांट को फर्स्ट नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो किसी से खाना नहीं ले रहा है, ठीक है, फूड चेन में वो डायरेक्ट सन से बना रहा है, तो उसको एज अ प्रोड्यूसर ही लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोरस, सेकंड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस, एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस मीन्स व्हाट, देखो ऑमनीवोरस दोनों पोजीशन ले सकता है, कार्निवोरस मतलब हर्बीवोरस को खा के, और कार्निवोरस को खा के जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है वो ले सकता है। तो ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, मतलब कोई भी लेवल एक फूड चेन में, फूड चेन कैसे बनता है, प्रोड्यूसर को खाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, कार्निवोरस को ऑमनीवोरस। तो जो हर एक लेवल है, मतलब जो हर्बीवोरस का लेवल है, जो उसके बाद आता है कार्निवोरस का लेवल, उसके बाद जो आता है ऑमनीवोरस का लेवल, वो तीनों एक अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप एट विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इज इट्स फूड इन अ चेन, मतलब उस चेन में कितने नंबर पे वो बेसिकली फूड पा रहे हैं, उस हिसाब से ट्रॉपिक लेवल डिसाइड होता है। जैसे हर्बीवोरस सबसे पहले फूड पा रहा है किससे, प्लांट से, फिर दूसरे नंबर पे कार्निवोरस, फिर तीसरे नंबर पे ऑमनिवोरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर, अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे प्लांट को कौन खाएगा, बेसिकली काऊ खाएगी, काऊ को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा, लॉयन को कौन खाएगा, बेसिकली लॉयन को ह्यूमन भी खा सकता है। सो मे बी ऑमनीवोरस एनिमल विच इज ऑमनीवोरस, बियर है, बियर मतलब क्या, भालू, तो भालू खा सकता है। तो वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो गया। तो सबसे पहले प्लांट जो प्रोड्यूसर था उसको गिनी ही नहीं, क्योंकि उसने बनाया, देन उसको कौन खाया, हर्बीवोरस, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे काउस फर्स्ट लेवल पे आ गए, दूसरे लेवल पे लायन आ गया, तीसरे लेवल पे वो बेसिकली बियर आ गया, जो बियर मतलब भालू है। इन लास्ट में दिया है द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट हाईएस्ट लेवल। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्लांट से कोई ले पाएगा वो हर्बीवोरस ले पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब एक प्लांट जो खाना बनाएगा उसको अगर आप एनर्जी जैसा देखो, खाना एनर्जी होता है। आपको बेसिकली आप स्कूल से आते हो थके हारे आते हो, जैसे आप खाना खाते हो अब दोबारा आपको एनर्जी महसूस होता है और आप खेलने दौड़ जाते हो। सो खाना एक एनर्जी की तरह एक्ट करता है। तो प्लांट ने बेसिकली एनर्जी बनाई, और उसको पहले एनर्जी कौन लिया, हर्बीवोरस ने कुछ एनर्जी इस्तेमाल कर ली, और फिर उसको किसी ने खाया तो कार्निवोरस ने खाया तो उसको कम एनर्जी मिलेगी, कार्निवोरस को ओमनीवोरस ने खाया तो उसको और कम एनर्जी मिलेगी। तो जितना ऊपर आप रहोगे ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, जितना आप रहोगे उतना आपको कम एनर्जी मिलेगी, और जितना आप बेस साइड में रहोगे उतना आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो यही लिखा है। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। लिंडमैन इन 1942 में फूड चेन को स्टडी किया था, और इन्होंने जो ये एनर्जी फ्लो को है वो बताया था। तो लिंडमैन इन 1942 स्टडीड अ फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो इन थ्रू इट। सो उन्होंने 1942 में फूड चेन और एनर्जी फ्लो को स्टडी किया था कि जैसे बेस से जैसे हम लोग जाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर से एपेक्स कंज्यूमर तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी वो डिक्रीज होती जाती है। फिर चार्ल्स एल्टन है ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का 1927 में कॉन्सेप्ट दिया। सो उन्होंने टुंड्रा इकोसिस्टम बियर आइसलैंड इन इंग्लैंड में जाके रिसर्च किया। मतलब एक टुंड्रा इकोसिस्टम है, एक बेसिकली एक इकोसिस्टम है, उसके ऊपर जो बियर आइसलैंड इंग्लैंड में प्रेजेंट है उस पर स्टडी किया, और उन्होंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको ही नाम आगे चल के इकोलॉजिकल पिरामिड दिया गया, उसका नाम इकोलॉजिकल पिरामिड दिया। दिस पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड एज
एल्टिनोनियन पिरामिड, इसको आगे चल के नाम दे दिया गया एल्टिनोनियन पिरामिड। एल्टिनोनियन पिरामिड जो हम देख रहे हैं पिरामिड, जैसा उन्होंने सबसे पहले दिया, किसने, चार्ल्स एल्टन ने। ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं शायद से, में पॉसिबल वो आपको पूछ लें, ठीक है। सो याद रखें, प्लीज़ रिमेंबर दिस एज इट इज़ गिवन इन अ स्पेसिफिक बॉक्स मैनर। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अपेक्स कंज्यूमर। सिंपली शी इज आस्किंग द अबव क्वेश्चन, मतलब उसने वही क्वेश्चन पूछा है जो आपके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप बेसिकली प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं और एपेक्स कंज्यूमर तक जाते हो तो क्या होता है बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द एनर्जी अमाउंट डिक्रीजेस। मतलब कुछ एनर्जी हर्बीवोरस इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ एनर्जी कार्निवोरस और कुछ एनर्जी ऑमनीवोरस को लास्ट में कुछ ही एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, हर्बीवोरस, क्योंकि प्लांट को डायरेक्ट खा रहा है, ठीक है। देन उससे मिलती है कार्निवोरस को, देन उससे मिलती है, जितना ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल पे आएगा उतना कम एनर्जी उसको मिलेगा। सो डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन एपेक्स कंज्यूमर, नहीं, एपेक्स कंज्यूमर में ट्रैप नहीं रहता, उसको भी डिकम्पोज करेंगे और उसको अर्थ को, मदर नेचर को विल गिव इट बैक। सो डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर टिल डेथ, नहीं, हाँ, टिल डेथ इट इज प्रेजेंट इन द एपेक्स कंज्यूमर, बट आफ्टर डेथ the decomposer will decompose them and return the energy will return to the environment. What would happen if the energy remains trapped in the body of apex consumer even after their death? अगर ऐसा हुआ ना कि अगर एपेक्स कंज्यूमर के अंदर ही बेसिकली एनर्जी ट्रैप्ड रहेगी, तो जो एक फार्मूला है मतलब फिजिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, द एनर्जी नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। इधर हम फूड को एज एनर्जी ले रहे हैं, मतलब एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना आप उसको ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने 9th में टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा इनिशियल लेसन्स में, जो फिजिक्स के लेसन है वर्क पावर एनर्जी में। सो तो इस तरीके से अगर एपेक्स कंज्यूमर के अंदर वो ट्रैप्ड रहेगा तो एनर्जी ट्रैप्ड हो जाएगा, तो एनर्जी का फ्लो नहीं मेंटेन होगा, तो एनर्जी को बना नहीं सकते, तो एनर्जी की जगह ट्रैप्ड होगा तो बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के पास एनर्जी जाएगा नहीं, तो लोग मर जाएंगे भूख के मारे, जैसे एनर्जी को हमने फूड की तरह लिया है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ देयर नो डिकम्पोजर लाइक माइक्रोब्स एंड फंगी इन नेचर। अगर डिकम्पोजर नहीं रहे, डिकम्पोजर को मैंने सेप्रोफाइट से कैसे अलग किया था, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर, जैसे वल्चर मतलब गिद्ध जैसे लोग, जो डिकम्पोजर जो बेसिकली डेड जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली डेड एनिमल को डिकम्पोज करें और उनके न्यूट्रिएंट को नेचर में मिला दे उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, और जो बेसिकली डेड एनिमल को खाएं। सो व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट, कि अगर एनर्जी ट्रैप्ड हो गई किसी लेवल पे, जैसे डिकम्पोजर्स बचे ही नहीं, तो एनर्जी विल ट्रैप्ड ऑन द एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर जो रहेगा उसके ऊपर एनर्जी ट्रैप्ड हो जाएगी। तो जैसे हमने पिछले कंडीशन में बात किया कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर एनर्जी एक जगह ट्रैप हो जाएगा तो एपेक्स कंज्यूमर के अंदर, तो नेचर में लौट नहीं पाएगा, नेचर से किसी को मिल नहीं पाएगा, तो उसके कारण बाकी सब ऑर्गेनिजम्स का नुकसान होगा। और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स, अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, जैसे हमने एनर्जी को फूड से कंपेयर किया, तो बाकी सब ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि नेक्स्ट थिंग जो हमने आगे देखेंगे कि 7.4 डायग्राम को देखेंगे। सो द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो ईच ट्रॉपिक लेवल पे दिखाया गया है। इसमें ये शो किया गया है कि बेसिकली जो एनर्जी है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे गिरती रहती है, और जो यही जो एग्जांपल हमने शो किया है कि जो हर एक बेसिकली लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज करती रहती है बेस टू पूरा टॉप तक, तो बेसिकली इसी को पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। So what I will read the passage thoroughly in order to get your proper view. So the energy transfer that take place at each tropic level, there are different levels of energy exchange in food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreasing from the lowest to highest level. दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसी को ही पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर देयर इज एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजेज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन ऑर्गेनिज्म and decomposer convert them into simple carbon compound. These substances easily mix with air, water and soil, from where they are again absorbed by the plant and incorporated into the food chain. So क्या बोल रहा है पूरा पैसेज मैंने पढ़ दिया। ये पूरे पैसेज में ये बता रहा है कि बेसिकली जो बेसिकली एपेक्स कंज्यूमर में लास्ट में एनर्जी आके, जैसे ह्यूमन है इधर एपेक्स कंज्यूमर, उसमें ट्रैप्ड हो जा रही है। सो बेसिकली उसको क्या करेंगे, उसके मरने के बाद डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करेंगे उनको न्यूट्रिएंट फॉर्म में छोटे छोटे, मतलब जैसे हमारी बॉडी बनी है जैसे कार्बन से बनी है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा है हमारे एलिमेंट सबसे ज़्यादा है बॉडी में, उसको बेसिकली डिकम्पोज करके बाहर निकाल देगी कार्बन जैसे और एलिमेंट्स हैं, और कार्बन जैसे एलिमेंट जाके नेचर में दोबारा मिक्स हो जाएंगे आसानी से। इस तरीके से पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहेगा। सो पहला जो हम इधर हमें दिया फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको जू प्लैंक्टन खाते हैं, मतलब
जो बेसिकली एनिमल्स हैं, उन जू प्लैंकटन, जो एनिमल्स फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं उनको जू प्लैंकटन बोलते हैं, और जू प्लैंकटन को क्या खाती है, फिश खाती है, तो उनको फिश खाती है। फिश खाने फिश को कौन खाता है, ह्यूमन। तो फाइटोप्लैंकटन जो सन से एनर्जी बनाता था, मतलब सोलर एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाता था, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी। उसके बाद जो उसको जू प्लैंकटन खाता है उसको 1000 कैलोरी ही मिलता है, और उसको जो फिश खाती है उसको 100 कैलोरी मिलता है, और जो उसको ह्यूमन खाता है उसको 10 कैलोरी मिलती है। यू कैन सी that due to the food were formed by the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in ecosystem। जैसा कि आप देख रहे हो फूड बन गया है, इसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब एक साथ मिलते हैं तो बेसिकली कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है किसी भी चीज़ की। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बेसिकली जो सन है वही हमारे धरती के लिए तो सबसे बड़ा, मतलब अगर धरती को लार्जेस्ट इकोसिस्टम समझे तो इस धरती के लिए, इसी धरती के लार्जेस्ट इकोसिस्टम में कई सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं। तो जो सन है वही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और उसको फूड बनाते हैं, और उसी फूड को हर्बीवोरस खाते हैं, उसी को कार्निवोरस खाते हैं, उसी को डिकम्पोजर्स कार्निवोरस के बाद एपेक्स कंज्यूमर खाते हैं, एपेक्स कंज्यूमर के बाद उसको डिकम्पोजर खाते हैं, डिकम्पोजर से दोबारा नेचर में चल जाता है। इसी तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी दैट ड्यू टू द फूड वेब इज फाउंड बाय द वेरियस, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया। वाई आर द नंबर ऑफ टर्सरी कंज्यूमर एपेक्स कंज्यूमर ऑलवेज लेस देन दोज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे जो हमने देखा ना एपेक्स कंज्यूमर की जो बेसिकली क्वांटिटी है क्यों लेस रहती है, देखो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी अगर किसी को मिल रही है वो एपेक्स कंज्यूमर को मिली है, एपेक्स कंज्यूमर को मिली है सबसे कम एनर्जी फूड वेब में जो हमने देखा है। तो इस हिसाब से अगर सबसे कम एनर्जी उसको मिलेगी तो उसकी पॉपुलेशन ऐसे डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी इस हिसाब से। तो सबसे कम जो बेसिकली पॉपुलेशन है इसी रीज़न की वजह से, मतलब अगर खाना कम मिलेगा तो बेसिकली खाने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, और जिसको खाना मिलेगा वही जिंदा रहेगा, जो खाना नहीं ढूंढ पाया एपेक्स कंज्यूमर को, जैसे ईगल को तो सांप ढूंढना ही पड़ता है, तो अगर किसी को अगर वो मतलब उसको सांप नहीं मिला तो मर ही जाएगा, तो इस हिसाब से पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो इसीलिए उसका जो वैसे भी एनर्जी भी उसको कम मिलता है। सो दिस इज द रीज़न वाई द पॉपुलेशन ऑफ एपेक्स कंज्यूमर इज़ द लीस्ट। एक इंस्टीट्यूट वर्क दिया है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है क्योंकि हमारे भारत का दिया गया है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, जो बेसिकली इन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी 1980 में, इन्वॉल्व इन मेनली इन रिसर्च ट्रेनिंग एंड अरेंजिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। मतलब ये बेसिकली बहुत वेलफेयर का काम करते हैं, ये कई सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड सेमिनार्स और वर्कशॉप कराते हैं, मतलब उसके बारे में जागरूक करते हैं लोगों को। द इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश्ड द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसी इंस्टीट्यूट ने, मतलब द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ने एक इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को रिलीज़ किया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, ये आ सकता है बच्चों क्योंकि हमारे भारत का दे कैन आस्क अबाउट द वर्क ऑफ इंडिया इन गिविंग एनीथिंग टू द वर्ल्ड, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिया ने क्या काम किया ये पूछ सकते हैं। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इसके लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो सो आई थॉट कि इसका 2 पार्ट कर देते हैं, तो मैं बायोजियोकेमिकल साइकिल पूरे एक वीडियो में कंबाइन करके दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। थैंक यू बच्चों। पार्ट 2 विल कम वेरी सून, सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।